ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज़ अ ग्रुप ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जिसकी बहुत वाइड वेराइटी रहती है। अगर हम इसका जितनी जल्दी इलाज शुरू करें, जितना जल्दी इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, उतना जल्दी इसका हमें समाधान मिलता है। जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर कमल अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या ऑटिज्म के बारे में। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज़ अ ग्रुप ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जिसकी बहुत वाइड वेराइटी रहती है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से हमारा मतलब है वो प्रॉब्लम्स जो ब्रेन की डेवलपमेंट के अंदर हमारे बच्चे को अफेक्ट करती है और जिसकी वजह से बुद्धि का विकास उस प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता जो बाकी बच्चों के अंदर होता है। ऑटिज्म में मेनली बच्चों के साथ में सोशल कम्युनिकेशन अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से वो बात को समझ नहीं पाते हैं, अपनी बात को हमें समझा नहीं पाते हैं और एक नॉर्मल सोसाइटी में किस तरीके का बिहेवियर रखना है उसको वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इसी के साथ बच्चों में स्टीरियोटिपिकल रिपीटेटिव बिहेवियर पैटर्न्स भी रहते हैं जो नॉर्मल नहीं होते, या अगर हम देखें तो वो उस सिचुएशन में नहीं करने वाले कुछ पैटर्न्स हो सकते हैं। हो सकता है कोई बच्चा बैठे बैठे रॉकिंग करे या कोई चीज़ लेके अपने हैंड्स को हिलाता रहे, या वो वर्बल रिपीटेशन भी कर सकता है, किसी बात को बोलने या एक्शंस के थ्रू बार बार चीज़ों को रिपीट करता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं, इसके क्या क्या प्रकार होते हैं और क्या कारण है जिसकी वजह से ऑटिज्म बच्चों में हो जाता है, और क्या ये प्रिवेंटेबल है, और सबसे लास्ट में इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, इसके बारे में हम पता कैसे लगा सकते हैं। तो बात करते हैं ऑटिज्म के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस ऑफ ऑटिज्म या ऑटिज्म के सिम्टम्स क्या रहते हैं। ऑटिज्म कॉमनली बच्चों में 3 साल की उम्र से पहले नज़र आ जाता है। सबसे कॉमन एज जिसमें पेरेंट अगर थोड़ा ध्यान दें तो 1.5 से 2 साल की उम्र में हमें पता चल सकता है कि हमारे बच्चे की डेवलपमेंट जो है वो बाकी बच्चों की तरह नहीं हो पा रही है, कुछ उनसे डिफरेंट है। कॉमन सिम्टम्स जो ऑटिज्म के रहते हैं वो हैं लैक ऑफ आई कांटेक्ट, मतलब बच्चा अपना आँख में आँख मिलाकर बात ना करना, नैरो रेंज ऑफ इंटरेस्ट और इंटेंस इंटरेस्ट इन सर्टेन टॉपिक्स, आमतौर की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान बच्चा नहीं देगा या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में जिनके अंदर उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो उसको लेकर वो पूरा टाइम फैसिनेटेड रह सकता है। चीज़ों को बार बार करना, जैसे कि कुछ शब्दों को रिपीट करना, रॉकिंग करना या फ्लिपिंग अ लीवर या किसी तरह की चीज़ों को घुमाना, या कुछ भी एक्टिविटी हो सकती है चीज़ों को लेकर, जैसे अगर सपोज़ उसके हाथ में कोई टॉय है तो उस टॉय को गोल गोल घुमा सकता है या उस टॉय को हवा में लेके बच्चा उसके साथ में खुद गोल घूम सकता है। हाई सेंसिटिविटी टू साउंड, टच, स्मेल एंड साइट दैट सीम ऑर्डिनरी टू अदर पीपल, बाकी लोगों के साथ में जो चीज़ें जैसे कि हमारे सुनने की चीज़ हो सकती है, टच या स्मेल या देखने की वस्तुएं जो बाकी लोगों के लिए नॉर्मल है, उसको हो सकता है बच्चा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो। चीज़ों की तरफ देखना नहीं या दूसरों की बात को सुनना नहीं, एक ये भी प्रॉब्लम बहुत कॉमन रहती है। पेरेंट्स को लगता है कि हमने बच्चे को नाम से बुलाया और बच्चा हमारी तरफ देख ही नहीं रहा है, सुन ही नहीं रहा है। इसके बाद अगर हम बच्चे को कोई चीज़ पॉइंट करके बताते हैं तो उस डायरेक्शन में बच्चा पॉइंट नहीं करेगा, अपनी कहीं और देखता रहेगा और बहुत ज़्यादा बुलाने के बाद भी उस तरफ को इंटरेस्ट शो नहीं करेगा। नॉट वांटिंग टू बी हेल्ड और कडल्ड, गोद में उठाना या हग करना, इस तरह की एक्टिविटीज़ को बच्चा बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करेगा और आपसे दूर भागने की कोशिश ज़्यादा करेगा। फिर एज सच लैंग्वेज या स्पीच के साथ में उसको दिक्कत हो सकती है, अंडरस्टैंड करने में जेस्चर्स को, फेशियल एक्सप्रेशन को या टोन ऑफ वॉइस को बच्चा अंडरस्टैंड करने में उसको दिक्कत आ सकती है। बच्चा एक रोबोटिक टोन में बात करना शुरू कर सकता है। जो बच्चे ऑटिज्म के साथ में बोल रहे होते हैं उनके अंदर इंटोनेशंस यानी कि अपनी लैंग्वेज में या टोन में जो वेरिएशंस होती हैं वो उतना ईजिली नहीं आ पाती हैं। ऐसा लगेगा कि बच्चा एक फ्लैट टोन के अंदर ही हमसे बात कर रहा है। इसके बाद रूटीन में चेंज को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। अगर बच्चे का रूटीन बन गया है कि अर्ली मॉर्निंग उठते ही उसे
मिल्क पीने की हैबिट है और अगर हम कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं और उसे दूध ना मिल पाए तो उस चीज़ को लेकर बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो सकता है। कई बार वो रूटीन उसका चीज़ों से लेकर भी हो सकता है, एक रूम में किस तरीके से सामान रखा है उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा फिनिकी बच्चा हो सकता है अगर उसमें कोई चेंज हो जाए। ऑटिज़म के साथ कुछ बच्चों में डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होने की संभावना भी रहती है, जैसे कि कुछ बच्चों के अंदर हमने देखा है एडीएचडी या हाइपर एक्टिविटी के फीचर्स भी रहते हैं। कुछ बच्चों में लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ भी साथ में आती हैं। इसके साथ कुछ बच्चों में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी साथ में हो सकती है, वो रेंज कर सकती है। हो सकता है कि आईक्यू लो होने के साथ में एक दूसरे एंड पर कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनका आईक्यू बहुत ज़्यादा जीनियस की तरफ चला जाए, कुछ एरियाज़ के अंदर वो बहुत ज़्यादा सुपर्बली वर्क कर रहे हों। इसी के साथ कुछ बच्चों में सीजर्स भी हो सकता है और ऐसा देखा गया है कि ऑटिज़म के बच्चों के अंदर सीजर्स बहुत माइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, जो बहुत ऑब्जर्विंग पेरेंट या उनके डॉक्टर की नज़र में ही आ पाते हैं और फिर जब हम ईईजी या कोई टेस्ट कराते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि वो एक माइल्ड फॉर्म ऑफ सीजर भी ऑटिज़म के साथ में बच्चे में चल रही है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑटिज़म या एएसडी। एएसडी से मतलब है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। पहले ये टाइप्स जो हैं वो अलग अलग कंडीशंस मानी जाती थी, लेकिन अब इनको एक साथ जोड़ के देखा जाता है क्योंकि इनमें कुछ कुछ फीचर्स ओवरलैपिंग रहते हैं। जैसे कॉमन हमने सबसे जो बताया वो रहता है हमारा ऑटिस्टिक डिसऑर्डर या एएसडी। इसमें प्रॉब्लम्स रहती हैं सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन और प्ले में। बच्चा सोशली लोगों के साथ में इंटरेक्ट नहीं करेगा, बातचीत नहीं कर पा रहा होता और प्ले नहीं करता है। जैसे और बच्चे खेल रहे होते हैं, ग्रुप में खेलते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं, उन चीज़ों को बच्चा नहीं कर रहा होता। इसी के साथ दूसरी कंडीशन जो देखी गई है ऑटिज़म की वो रहती है एस्पर्जर सिंड्रोम। एस्पर्जर सिंड्रोम में बच्चों के पास लैंग्वेज होती है, बोलचाल के लिए उसके पास एक लैंग्वेज है, लेकिन उस लैंग्वेज को वो कम्युनिकेबल वे में या अप्रोप्रिएटली यूज़ कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो अगर हम इसको ईजी वे में समझना चाहें तो ऑटिज़म विद लैंग्वेज इज़ एस्पर्जर्स सिंड्रोम। अगला हमारा रहता है चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर। इसमें ऐसा देखा गया है कि 2-2.5 साल तक की एज तक डेवलपमेंट बच्चे की बिल्कुल टिपिकल रहती है, बोलना भी शुरू कर जाते हैं, कुछ बच्चे सेंटेंस फॉर्मेशन तक आ गए होते हैं और उसके बाद अचानक से धीरे धीरे वो कम्युनिकेशन और सोशल स्किल्स उनकी ख़त्म होती चली जाती है। ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल नील पर आ जाए वो बच्चा अगले 6 से 8 महीने के अंदर अंदर। नेक्स्ट हमारा होता है परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड, जिसे हम बोलते हैं PDD-NOS। इससे सिंपल सरल भाषा में समझना चाहें तो ये है कि जो बच्चे जो ऑटिस्टिक बिहेवियर शो कर रहे हैं, जिसमें डिले है सोशल और कम्युनिकेशन स्किल्स का, बट वो किसी और कैटेगरी में फिट नहीं होते, तो उन्हें हम PDD-NOS के अंडर डायग्नोज कर देते हैं। अब हम बात करेंगे ऑटिज़म होता क्यों है, व्हाट कॉजेज ऑटिज़म। ऐसा एग्जैक्टली क्यों होता है ये तो आज तक क्लियर नहीं है। साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स को आज तक ये पता लगाने में बहुत दिक्कत रही है कि ऑटिज़म किस कारण से होता है, लेकिन ये देखा गया है कि ऑटिज़म बॉयज़ के अंदर ज़्यादा कॉमन है। जैसे अगर देखे जाए तो 4 टाइम्स लड़कों में वो ज़्यादा होता है गर्ल्स के मुकाबले, एंड गर्ल्स के अंदर अगर ऑटिज़म रहता है तो उसकी प्रेजेंटेशन सीवियर फॉर्म में होती है, ऐसा भी देखा गया है। किसी भी रेस, एथनिसिटी और सोशल बैकग्राउंड में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पॉपुलेशन ग्रुप में या किसी दूसरे पॉपुलेशन ग्रुप में ये ज़्यादा होगा या कम होगा, ये कहीं पर किसी भी लेवल पर हो सकता है। फैमिली इनकम, लाइफस्टाइल या एजुकेशनल लेवल की वजह से भी बच्चे की रिस्क कोई अफेक्ट नहीं होती। ऐसा भी नहीं देखा गया है कि बहुत जो पुअर लो सोशो इकोनॉमिक फैमिलीज़ हैं या हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोग हैं, उनके बच्चों में ऑटिज़म की प्रेवलेंस बराबर सी देखी गई है। तो इसको हम ऐसे नहीं बता सकते कि ये किस फैक्टर्स पर होता होगा। कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिन पर हम आज बात करेंगे, जैसे कि फैमिलीज़ में ऑटिज़म देखा गया है कि होता है। अगर आपके फैमिली के अंदर फर्स्ट कज़न्स तक किसी को ऑटिज़म हो, उनके या उनके बच्चों में, तो चांसेस है कि आपके बच्चे में या आने वाले बच्चे में ऑटिज़म का रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। सो इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि मे बी
जेनेटिक कुछ फीचर्स या फैक्टर इसके अंदर रहते हैं जो फैमिलीज़ के अंदर ऑटिज़म होने की संभावना को बढ़ा देते हैं। वो बच्चा जो किसी बड़े पेरेंट से, बड़े से हमारा मतलब है कि लेट मैरिज या आफ्टर मैरिज अगर प्रेगनेंसी जो है वो 32-34 इयर्स के बाद होती है तो चांसेस ऑफ हैविंग अ चाइल्ड विद ऑटिज़म आर मोर। प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर कुछ ड्रग्स या केमिकल्स जैसे कि अल्कोहल और स्पेशली एंटी सीजर या एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस को अगर मदर लेती हैं तो उससे ऑटिस्टिक बेबी होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। इनके साथ में कुछ मेटाबॉलिक कंडीशन जैसे कि डायबिटीज़ या ओवर वेट गेन, ओबेसिटी, जो प्रेगनेंसी के अंदर अगर वेट गेन हो रहा है लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा है, उसके साथ में भी देखा गया है कि बच्चों के अंदर रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है ऑटिज़म होने का। फिर रूबेला या जर्मन मीज़ल्स जिसे हम बोलते हैं, उसके साथ अगर मदर का इन्फेक्शन हो जाता है तो चांसेस ऑफ रूबेला इंड्यूस्ड ऑटिज़म होने के बढ़ जाते हैं। इसीलिए प्रेगनेंसी के टाइम पे जो भी वैक्सीनेशन हो वो मदर को ज़रूर लगवानी चाहिए। एक बात यहाँ हम क्लियर करना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन से ऑटिज़म होने का कोई लिंक नहीं है। ऐसा कोई एविडेंस आज तक नहीं मिला है कि बच्चों को अगर हमने वैक्सीन दी तो उसकी वजह से उनमें ऑटिज़म हो गया हो। अब बात करेंगे ऑटिज़म का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। ऑटिज़म का डायग्नोसिस करने के लिए सबसे पहले पेरेंट जो है वो इस बात को ऑब्ज़र्व करता है कि उनके बच्चों की डेवलपमेंट किसी तरीके से पीछे तो नहीं रह रही है, या कभी ऐसा होता है कि उन्हें लगता है कि और दूसरे बच्चों के मुकाबले मेरा बच्चा कुछ चीज़ें नहीं कर पा रहा है। तो ये डायग्नोसिस यूजुअली 2 स्टेप में चलता है। एक हमारा होता है डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग, जो आपके पीडियाट्रिशियंस क्लिनिक पर उनकी विजिट्स पे जब भी आप वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं उस टाइम पर एक चार्ट मेंटेन करके रखते हैं। उस चार्ट के थ्रू, इसको हम डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग चार्ट्स बोलते हैं, जिनसे ये देखा जाता है कि बच्चे में किसी तरीके का डेवलपमेंट डिले तो नहीं हो रहा है। और कॉमनली ये चेकअप्स 9 मंथ्स, 18 मंथ्स या 30 मंथ्स की एज तक होते हैं। इसके साथ में एक कॉमन चेकलिस्ट यूज़ करी जा सकती है जिसे एमचैट बोलते हैं। वो बहुत इजी है और उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे एमचैट से हम डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग कर सकते हैं स्पेशली फॉर ऑटिज़म। नेक्स्ट स्टेप होता है उन बच्चों को जिनमें स्क्रीनिंग के टाइम पर कुछ साइंस देखे जा रहे हैं कि वो नॉर्मल से थोड़े से अलग हैं, उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के लिए डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन या किसी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को दिखाया जाता है, जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हम ये क्लियर कर लेते हैं कि जो ये सिम्टम्स हमारे बच्चे में आ रहे हैं वो नॉर्मल डिले है या उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है कि वो आगे चल के ऑटिज़म में डेवलप हो सकता है। अब हम बात करेंगे ऑटिज़म के ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट से हमारा मतलब है ऑटिज़म कोई कॉमन कोल्ड, फीवर या इस तरह की बीमारी नहीं है जिसको दवा देने से आप ठीक कर सकते हैं। इसको आपको समझना होगा कि आपका बच्चा ऑटिज़म के साथ में रहने वाला एक इंडिविजुअल है और उसकी एनवायरनमेंट और उसकी पर्सनालिटी को चेंज करना हमारे हाथ में उतना होता है जितना हम कर सकते हैं। पूरी तरह से क्योर ऑटिज़म नहीं करा जा सकता, लेकिन अर्ली ट्रीटमेंट कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड विद ऑटिज़म। जितना जल्दी हम चीज़ों को स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी हमारे बच्चे के अंदर बेहतर होने के चांसेस रहते हैं। इसमें जो मेन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हैं वो रहता है सबसे पहले अर्ली स्टिमुलेशन या अर्ली इंटरवेंशन प्लान, जहाँ पर हम बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन थेरेपी पे काम करते हैं। ABA एक वन ऑफ दीज ट्रीटमेंट रहता है। उसके अंदर हम पॉजिटिव बिहेवियर को प्रमोट करते हैं और नेगेटिव बिहेवियर को डिस्करेज करते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी से हम बच्चे को लाइफ स्किल्स जैसे कि ड्रेसिंग, अनड्रेसिंग, ईटिंग, लोगों के साथ में जाना, टॉयलेट ट्रेनिंग, इस तरह की चीज़ों को एड्रेस करते हैं। फिजिकल इश्यूज़ अगर रह गए हैं उनके लिए हम फिजियोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी हमें उन बच्चों में हेल्प करती है जिनके अंदर हमें सेंसरी इश्यूज़ रहते हैं, जैसे कि टच का हो सकता है, लाइट एंड साउंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, टेस्ट या खाने से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, उनमें हमें सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी हेल्प करती है। स्पीच थेरेपी के थ्रू हम लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करते हैं। इसके साथ कुछ बच्चों में हमें मेडिसिन्स की भी नीड होती है जिनमें
अटेंशन प्रॉब्लम्स हो, हाइपर एक्टिविटी या ADHD के फीचर्स हो, एंजाइटी हो या सीजर्स अगर साथ में हो रहे हो। तो दोस्तों, आज हमने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को समझाने की कोशिश करी थोड़ी डिटेल में। बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है वो बच्चे के अंदर उसके जीवन के साथ में रहने वाली है, लेकिन अगर हम इसका जितनी जल्दी इलाज शुरू करें, जितना जल्दी इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, उतना जल्दी इसका हमें समाधान मिलता है। और एक्सपीरियंस में ये भी देखा गया है कि कुछ बच्चे ऑटिज्म के साथ में भी अपने जीवन को काफ़ी हद तक उस बच्चे की तरह व्यतीत कर सकते हैं जो कि नॉन ऑटिज्म या बिना ऑटिज्म के साथ में रहता है। तो आपको इस प्रॉब्लम को लेकर घबराना नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि जितना जल्दी हो सके इसका डायग्नोसिस हो और उसी के साथ में इस पर काम शुरू करा जा सके, ताकि कि हर बच्चा अपना मैक्सिमम और ऑप्टिमम पोटेंशियल अचीव कर पाए। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में उनके भी काम आ पाए। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी और जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।